हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों में आज आपके समक्ष प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत BA पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में अमेरिकी के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी चर्चा करना चाह रहा हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन। ब्रिटिश राजनीति का सर्वाधिक आकर्षक तत्व यदि सम्राट का पद और व्यक्तित्व है तो अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा इसमें रुचि ली जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमेरिकी संविधान में बहुत अधिक मतभेद था। इस संबंध में प्रमुख रूप से दो सुझाव दिए गए थे। राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, परंतु सभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक दलबंदी में फंसे बिना संभव नहीं था और संविधान निर्माता राजनीतिक दलबंदी को देश के लिए घातक मानते थे तथा कम से कम देश की कार्यपालिका के प्रधान को दलबंदी से बाहर रखना चाहते थे। दूसरा सुझाव यह था कि संघीय कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका राष्ट्रपति का निर्वाचन करे, किंतु इसे इस दृष्टि से उचित नहीं समझा गया कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के हाथ का खिलौना बन जाए। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य शक्ति विभाजन के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे और यह पद्धति शक्ति विभाजन के विरुद्ध होती। संविधान सभा के द्वारा अंत में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाए और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार निर्वाचक चुने जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर ये निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप में अपने मत दो व्यक्तियों को दे जिसमें से कम उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से वे निर्वाचक नियुक्त किए गए। इसके बाद मतों को एक पेटिका में मुहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए, जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बशर्ते कि उसे मतों का पूरा बहुमत भी प्राप्त हो। उससे कम पाने वाला व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा। संविधान द्वारा की गई इस व्यवस्था में कुछ संशोधन किए गए और व्यवहार में तो ये पद्धति नितांत परिवर्तित हो गई। प्रथमतः संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक साथ मतदान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1880 में इस संबंध में कठिनाई उत्पन्न हुई। अतः संविधान के 12वें संशोधन द्वारा दोनों के लिए अलग अलग मतदान की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रक्रिया में दूसरा परिवर्तन संविधान के 23वें संशोधन द्वारा किया गया। इस संशोधन के द्वारा कोलंबिया जिले को भी निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। यद्यपि कोलंबिया जिले को कांग्रेस में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं, क्योंकि कोलंबिया एक जिला है, राज्य नहीं। इस प्रकार वर्तमान समय में निर्वाचक मंडल के सदस्य 538 हैं। कोलंबिया के प्रतिनिधि वर्तमान समय में कांग्रेस में 535 सदस्य, 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा में और 100 सीनेट में। कोलंबिया के प्रतिनिधि तथा वर्तमान समय में कांग्रेस में 535 सदस्य हैं, 435 प्रतिनिधि सभा में और 100 सीनेट में। संविधान निर्माताओं द्वारा उपयुक्त पद्धति अपनाते हुए आशा की गई थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन शांत वातावरण में संभव हो सकेगा, किंतु 1800 में ही अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय हो गया और इन दलों के ने निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। राजनीतिक दलों के समर्थन से निर्वाचक मंडल के जो सदस्य चुने जाते हैं वे राष्ट्रपति पद हेतु अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। इस तथ्य से राष्ट्रपति के निर्वाचन को व्यवहार में अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में राष्ट्रपति का निर्वाचन न तो शांत वातावरण में संपन्न होता है, न ही ये निर्वाचन वस्तुतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा है। जैसा कि लास्की ने इस संबंध में लिखा है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि अपनाई थी उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, परंतु उनकी आशाओं में से सबसे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई।
राष्ट्रपति चुनाव के 5 चरण हैं। उम्मीदवारों का मनोनयन, उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनयन, चुनाव अभियान, निर्वाचक मंडल का चुनाव, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। पहला है उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को मनोनयन है। अतः 1840 से रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों द्वारा किया जाने लगा। उम्मीदवारों के मनोनयन की पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है, प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 1500-3000 के बीच होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हॉल में ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता है। सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण परस्पर सौदेबाजी करते हैं। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वो प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करें। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर होते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए मनोनयन। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की नामजदगी भी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब इस संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों वरन 2 अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। इसका यह अर्थ यह है कि यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय कड़ा संघर्ष नहीं होता और शीघ्र ही कोई न कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद के लिए दल का उम्मीदवार बन जाता है। चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुन ली जाती है। समिति द्वारा एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है और यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 भी हो सकता है, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। चुनाव अभियान के प्रमुख संसाधन टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र, अपने उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में इसमें जो बचे हुए पॉइंट हैं 5 चरणों के 3, 4, 5 उस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।